इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे का एक बयान आता है। क्यों आलम प्रभु खामोश है? क्यों एम पाटिल खामोश है? क्यों बी आर पाटिल खामोश है? क्यों खलीस फातिमा खामोश है? क्या आरएसएस जैसी संगठन पर बैन लगाया जा सकता है? मैं तो चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम चौक से वहां पर कोई रैली नहीं निकलना चाहिए वहां पर। तो आरएसएस को इतनी क्यों जिद है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज के लिए उनको रोका जा रहा है? ये अगर प्रोसेशन अगर निकलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के इम्कानात हैं। मैं तो प्रियंक खरगे की तारीफ करने के लिए भी नहीं बैठा हूं। मुझे एक चीज वो पसंद आई है कि उन्होंने सच कहा। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट को टारगेट करना, मिनिस्टर को टारगेट करना, इस तरीके से जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, इस तरह से आप इसको देखते हैं? और मोबाइल फोन पे उनको जान की धमकी दे रहे हैं, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आता, वो क्राइम होता है। ऐसे बहुत सारे मर्डर लाठी से मारने से मर्डर हो गए हैं। ये नफरत की लाठी को तोड़ना होगा। कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी जो है ना इनके रैलीज में शामिल होते हैं। मासूम छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो ड्रेस पहनकर लकड़ी लेकर वो प्रोसेशन में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम चौक से क्यों निकाल रहे हैं? ऑब्जेक्शन क्या अभी तक ऑब्जेक्शन हो गया? क्या ऑब्जेक्शन कर? मुझे तो गिरफ्तार किया गया 2017-18 में। हिंदुओं के बेनिफिट के लिए क्या काम किया आज तक बताइए? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बैन किया गया है रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी। तो मोहन भागवत की जगह एक दलित के आदमी को वहां पर बनाकर देखेंगे आरएसएस संगठन के नहीं बनाते हो। बहरहाल आज 30 अक्टूबर को हेयरिंग है हाईकोर्ट में, उसका फाइनल आज कोई फैसला भी आ सकता है। मुझे लगता है कि इजाजत तो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं वसीम सलीम और आज हमारे साथ गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में गुलबर्गा शहर की मशहूर जानी मानी शख्सियत जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट में आरएसएस बैन को लेकर जिस तरह से लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मजहर साहब का गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप वसीम शेख और तमाम उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया। तो लगता हुआ जो उन्वान है आजकल जो गुलबर्गा शहर में चल रही, उस उन्वान के ऊपर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसके लिए तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मजहर साहब, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से आरएसएस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। सबसे पहले गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे का एक बयान आता है, उसके बाद फिर लगातार कंट्रोवर्सी चलती है। वो चितापुर में प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हंगामा होता है, तो उसके बाद उनको इजाजत नहीं मिलती, पर हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। इन तमाम चीजों में कई लोगों के बयानात हमारे सामने आए हैं। तो उसमें संविधान इसकी क्या इजाजत देता है, किस तरह से क्या आरएसएस जैसी संगठन पर बैन लगाया जा सकता है, और हाईकोर्ट में जो वहां पर सुनवाई चल रही है और स्टे भी आया है गवर्नमेंट ऑर्डर पर, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से शुरुआत करते हैं प्रियंक खरगे के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस गवर्नमेंट इदारों में आरएसएस के प्रोग्राम को क्या बैन करना होगा, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उनका प्रियंक खरगे साहब का जो नजरिया है वो नजरिया एकदम दुरुस्त है। ना सिर्फ आरएसएस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रीमाइसेस के अंदर कोई मीटिंग, कोई असेंबली, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो उनका जो कंटेंशन था, वो प्रियंक खरगे जो अपनी बात रखी और एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को भेजा, उनसे दरखास्त की कि ये तमाम चीजों के ऊपर पाबंदी लगाए जाए। ऑलरेडी इससे पहले भी उसका एक सर्कुलर भी है, जो पिछली गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट में एक सर्कुलर आया था, उसमें ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर पाबंदी थी, जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ऑल एनी ऑर्गेनाइजेशन बोलकर है, वहां पर पब्लिक प्रीमाइसेस के अंदर नहीं होना, और वो दुरुस्त है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो गलत बात बोलकर उसके बाद जो हंगामा शुरू हो गया, क्यों? वो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन है। जब पिछली गवर्नमेंट में जब सर्कुलर है, जब बहस नहीं हुई, सर्कुलर पहले ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, अब इसलिए बहस हो रही क्योंकि आरएसएस का नाम लिया गया है। इससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं था। जब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई बहस नहीं चली, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, सर्कुलर आ गया। सर, आप एक एडवोकेट हैं, जिस तरह से संविधान फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रेमिसेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्राम करने से रोकना, ये कहीं ना कहीं वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स का? देखिए, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हुए आप असेंबल हो सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के अंदर इजाजत है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है। आप रैली के दौरान ऐसे रूल्स, गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसको बाईपास करके आप नहीं कर सकते जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हो, या किसी कम्युनिटी के खिलाफ अगर आप बयान दे रहे हैं, उसके वो चीज नहीं होना। ऐसे बहुत सारे चीजें रहते हैं। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रैली निकालने में अगर गवर्नमेंट आपको पाबंद लगा रही है, उसके पीछे कुछ वजूहत हो सकते हैं। क्या वजूहत हो सकते हैं? ये अगर प्रोसेशन अगर निकलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के इम्कानात हैं। तो उस सूरत में गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जायजा लेती है, उनके इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस के बुनियाद पर एक नतीजे पे आते हैं कि ये प्रोसेशन निकालने से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज ओनली ग्राउंड। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता है, वहां पर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट वहां पर एग्जॉस्ट हो जाता है। प्रोसेशन मेरे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रियंक खरगे को भी है। उन्होंने अपना नजरिया, अपनी बात रखी कि आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक प्रेमाइसेस के अंदर, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर असेंबल नहीं होना, ये उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये बयान के ऊपर एक शख्स, कुछ शख्स मोबाइल फोन पे उनको जान की धमकी दे रहे हैं, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आता है, वो क्राइम होता है, दैट इज अफेंस। तो मुझे आर्टिकल 19 का सही अगर मानो में ये करेंगे तो प्रोसेशन कानून के दायरे में, कानून के चौकट में, गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक हम प्रोसेशन हमको निकालना है। हाँ, उसमें वेपन इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके अंदर एक बात आ रही है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1B के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, आप असेंबल हो सकते हैं लेकिन विदाउट वेपन। अब लाठी है इसके अंदर, आरएसएस के जो अपने प्रोसेशन में लाठी को लेकर निकलते हैं। अब लाठी वेपन है या नहीं है, अब हम उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आर्म्स एक्ट, लाठी का जिक्र है आर्म्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर। वो उसमें क्या बोलते हैं, लाठी को एग्रीकल्चर पर्पस, अगर कोई हैंडीकैप है उसको अपने सपोर्ट के लिए लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या डोमेस्टिक पर्पस। ये रोड पर लकड़ी लेकर निकलने का मतलब क्या है, उसका रीजन क्या है? लाठी से अगर हम मारेंगे जख्म हो सकता। अब वो आम हो गया, वेपन हो गया वो भी। इसके ऊपर कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। लकड़ी डेडली वेपन नहीं हो सकती, लेकिन वाइटल पार्ट पे अगर मारेंगे तो वो डेडली वेपन हो सकता है। अगर लाठी से मैं सर पे मारूंगा तो आपका डेथ नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मर्डर लाठी से मारने से मर्डर हो गए हैं। तो यहां पर आरएसएस के अंदर लाठी लेकर क्यों जा रहे हैं, उसका भी एक रीजन होना चाहिए ना। लाठी लेकर जाने का प्रोसेशन में आप सब क्या लेकर जा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है, उसकी वजह बताना चाहिए। कोई वजह नहीं है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? लाठी लेकर जाना मतलब नफरत जाहिर करता है, मोहब्बत जाहिर नहीं करता। और एक सवाल मगर साहब, मैं आपको और एक घंटा ये कहना चाहते हैं, एक बहुत पुरानी मूवी का गाना भी मुझे याद आया ये गुफ्तगू में, इसलिए मैं आपको रोका। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जीत के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, मेरे देश प्रेम में आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमी। वो गाना मुझे याद आता है। ये नफरत की लाठी को तोड़ना होगा, और इस जीत के पीछे जो जा रहे हैं हम प्रोसेशन करेंगे, हम चितापुर में ही प्रोसेशन करेंगे। क्यों चितापुर में क्यों करना चाह रहे? क्या रीजन है भाई? बोलते हैं कि आरएसएस के अंदर इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं। आरएसएस के अंदर बड़ी अच्छी सोच रखने वाले लोग होते हैं, कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिव लोगों के वेलफेयर के लिए बात करने वाले, एजुकेशन के लिए बात करने वाले। कितनी छोटी सोच है। एक प्रियंक खरगे
आपके ताल्लुक से अगर बोलता है, बयान देता है, तो आप चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों सेलेक्ट करें? गुलबर्गा सिटी में भी कर सकते थे। वाई चितापुर? प्रियंक खरगे को कहीं ना कहीं यहाँ बटा। हाँ, तो वही है ना, क्यों उनको क्यों टारगेट करना है? वही चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी आप क्यों सेलेक्ट करें, उसकी वजह होना चाहिए। क्यों? बिकॉज तुम्हारे पर उंगली उठाए। तो ये जहालत का मुजाहरा होगा। इंटेलेक्चुअल, कलेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल की जो सोच होती है ऐसी नहीं होती है। तो इससे यह जाहिर होता है कि यहां पर जो आरएसएस को चला रहे हैं वो आरएसएस के संगठन वाले लोग नहीं चला रहे, वहां पर पॉलिटिशियन चला रहे हैं, जो दिख रहा है। और ये भी कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं। इनके बगैर कोई पॉलिटिक्स चलती भी नहीं है, इनके बगैर कोई एमएलए बनता भी नहीं है। ये लोग हर जगह पर फैले हुए हैं। ये लोग जो है जहर एक सिस्टमेटिक तरीके से जहर फैलाने का काम करते हैं। तो यहां पर लकड़ी लेकर जाते हैं, लकड़ी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी और बहुत अहम बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। रिसेंटली एक पथ संचालन जो है गुलबर्गा शहर में भी 100 ईयर्स के मौके पे, आरएसएस के 100 ईयर के मौके पे पूरे नेशनल पूरे मुल्क भर में रैलीज निकाली। मैं गुलबर्गा की बात कर रहा हूं, वैसे तो हर जगह पर होती है। गुलबर्गा में रैली में आप देखे होंगे मासूम छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो ड्रेस पहनकर लकड़ी लेकर वो प्रोसेशन में शामिल हो रहे हैं। क्या कर रही है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी? मासूम बच्चों को, माइनर बच्चों को रैली के अंदर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप हम वो बच्चा, किसी का भी बच्चा रहने दो, वो हमारा देश का भविष्य है। और वो उम्र के अंदर उनको लाठी हाथ में देते छोटे माइनर बच्चे को, और प्रोसेशन में दिखाते। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स जो है उससे गाइडलाइंस है, बच्चों को रैली के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे वो पॉलिटिकल रैली रहने दो, चाहे वो रिलीजियस रैली रहने दो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल रैली रहने दो, या कोई भी रैली रहने दो जिसके अंदर बच्चों को डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों को वहां पर डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, और लाठी के साथ, वो भी हाथ में लाठी को लेकर जा रहे हैं। तो ये ऐसे जहां पर भी दिखता है, तो ये चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जिम्मेदार लोग, उनको देखकर 100 मोटा केस करना चाहिए था। अभी तक केस नहीं किया गया। उस पर भी पाबंदी होना। बच्चों को बचपन से उनका दिमाग उनके पढ़ाई की तरफ ही ज्यादा है करना। तो इसका मतलब है बचपन से बच्चों को जो है उनके दिमागों के अंदर जहर डालने का काम करना, जिसकी वजह से आज मुल्क की फिजा खराब हो रही है। मगर साहब, और एक सवाल इसी बीच, जिस तरह से आप भी तकरीबन 20 साल के करीब हो गया एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कई एहतजाज किए, कई रैलीज निकाले, आपके साथ भी इस तरीके के कई रैलीज को रोका गया। इस तरह से आप लोगों ने भी रैलीज प्लान किए थे, वहां पर भी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके अलावा दीगर लोगों को भी हमने देखा है कि रैलीज को, प्रोग्राम्स को कैंसिल करवाते हुए, रोकते हुए नजर आते हैं। तो आरएसएस को इतनी क्यों जिद है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज के लिए उनको रोका जा रहा है, उनके साथ साथ तमाम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वहां पर रोक लगाई गई है। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट को टारगेट करना, मिनिस्टर को टारगेट करना, इस तरीके से जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? और एक चीज इसमें यह है कि आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे देखते हैं आपको? क्या अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह से एक्टिविटीज कर सकती है? देखिए, रही बात मेरे जो प्रोटेस्ट, मैं जब प्रोटेस्ट करता था, मैं लास्ट 2017 तक उर्दू बोर्ड का जो मामला था, 17 या 18, मुझे कभी भी, मैं प्रोटेस्ट जब भी निकला हूं, मेरे को पुलिस का कोई कभी मेरे को रोकी नहीं। और रही बात अब कुछ सालों से, गुज़िश्ता एक 5-6 सालों से, कुछ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के रिलेटेड अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसको रोका जा रहा है। चाहे वक्फ का मामला हो, या चाहे CAA का प्रोटेस्ट का मामला था, उस वक्त भी हमको प्रोटेस्ट करने के लिए रोकने की बहुत कोशिश की। जद्दोजहद होने के बाद हमको प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19, फिर से बोल रहा हूं मैं, आर्टिकल 19 सबको इजाजत देता है। आरएसएस वालों को भी प्रोसेशन निकालने की इजाजत देता है। लेकिन ये जो चितापुर में जो किया जा रहा है वो इंटेंशनल है। उनका इंटेंशन वहां पर चितापुर में करना, प्रियंक खरगे को टारगेट करना है। और वो प्रोटेस्ट जो निकालेंगे, ये प्रोटेस्ट नहीं, जो पथ संचालन जो निकालेंगे वहां पर चितापुर के अंदर, आप देखिए उसके अंदर पूरे बीजेपी के लीडर शामिल होंगे उसके अंदर आने वाले दिनों में। या 2 तारीख को उनका प्रोग्राम शेड्यूल है।
तो वो प्रोसेशन में पूरे बीजेपी की स्टेट के बीजेपी के नामचीन लीडर वहां पर जमा होंगे, वहां पर भाषण दिया जाएगा, वहां पर प्रियंका खरगे को भाषण दिया जाएगा, उनके काउंटर में फिर कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशन, अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी उनके मुखालिफ में भी आ जाएंगे। ये कंट्रोवर्सी हो रही है। तो जब एक मिनिस्टर साइड में रखेंगे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर नहीं है, वो एक हिंदुस्तान के एक शहरी, एक सिटीजन है। उन्होंने अपना एक नजरिया रखा कि भाई पब्लिक प्रेमाइसेस के अंदर, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जिसको कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए था। वो क्या बोला था, ठीक है हम नहीं करेंगे। मेरा ये सवाल है, आप 100 इयर्स की रैली का जो निकाले, आप कोई भी रूट निकाल सकते हो, रूट मार्च एक अलग अलग, मुस्लिम चौक से क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? ऑब्जेक्शन क्या अभी तक ऑब्जेक्शन हो गया? क्या ऑब्जेक्शन करें? मुझे तो गिरफ्तार किया गया 2017-18 में, उसी के ताल्लुक से 107 केस डाले थे मेरे ऊपर। मैंने बोला था मैं निकालने दूंगा मुस्लिम चौक से, जब तो कानून इस्लाम साहब थे। रैली वहां से निकलती थी तो मैं उनको बोल दिया, मैं और मेरे हमारे साथी उस टाइम के, जिसमें बाज बाबा भी थे, हमने बोले हम इस बार की रैली नहीं निकालने देंगे। तो मेरा ये है, तो कुछ एरिया से लॉ एंड ऑर्डर का जहां पर प्रॉब्लम आ सकता है तो वहां पर वो रूट को रोकना है, रूट मार्च को रोक सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ से। नहीं हम यहां से ही जाते हैं, मतलब क्या है? ये जिद नहीं होना चाहिए। आपको दिखाना है, आपका प्रोसेशन निकालना है, आपका जो ये है वो निकालिए, उसको कोई पाबंदी नहीं है। तो पुलिस का भी, पुलिस डिपार्टमेंट का है, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन को आप परमिशन दे रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन नहीं दे रहे, ये ऐसा नहीं होना, देना है नहीं देना नहीं होना, कंसिस्टेंट रूल्स होना चाहिए। ये सिस्टम है, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को फॉलो करो, आप प्रोटेस्ट करो। और पुलिस का काम है, प्रोटेस्ट जब कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उनका बंदोबस्त देना पुलिस की जवाबदारी है, उसमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो निकाल रहे हैं, ये कोई भी गुलबर्गे के अंदर रहने दो, कहीं पर रहने दो, नो वन इज हैप्पी विथ आरएसएस, स्टैंड ऑफ आरएसएस। आरएसएस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक केस, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर इसी तरह का मामला आया, वहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया और उनको इजाजत दी हाईकोर्ट में, आरएसएस को रैली निकालने की, रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी। लेकिन उसके अंदर कंडीशंस थे। अभी मैं लाठी की बात किया ना, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को रिवीजन डाला गया, साथ ही साथ कंटेम्प्ट भी डाला गया। उसके डिस्पोजल के बाद वो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। गवर्नमेंट ऑफ मद्रास और वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो जिम्मेदार थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल न्यू पिटीशन फाइल करते हैं। तो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करती है। हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाईकोर्ट के ऑर्डर में जो है 12 कंडीशंस हैं प्रोसेशन निकालने के लिए, जिसमें कंडीशन नंबर 4 के अंदर, हाईकोर्ट की जो ऑर्डर है, कंडीशन नंबर 4 के अंदर आरएसएस का जो प्रोसेशन निकालने के लिए इजाजत मांग रहे थे। मद्रास गवर्नमेंट में उनको इजाजत नहीं दे रही थी, वहां पर भी पाबंदी लगाई गई थी, नहीं लगाना क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है बोलकर वहां पर पाबंदी लगाने के बाद वो लोग हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट में रुजू हुए। मद्रास हाईकोर्ट ने उनके ऊपर उनको परमिशन देती है सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। मैं बताया उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन नंबर 4, द पार्टिसिपेंट शैल नॉट ब्रिंग एनी स्टिक, लाठी और वेपन दैट में कॉज इंजुरी टू एनीवन। तो ये पाबंदी लगा दी कंडीशन के साथ। कंडीशन है, ऐसे 12 कंडीशन है। लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, लाउड, उसके अंदर सिर्फ 15 वैट का स्पीकर साउंड बॉक्स रख सकता है, वो भी कंडीशन है उसके अंदर। ऐसे 12 कंडीशंस हैं। ये केस जो चला है के पनिंदर रेड्डी आईएएस एंड अदर्स वर्सेस जी सुब्रमण्यन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये रिसेंटली 2023 का जजमेंट है। ये जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करता है कि हाईकोर्ट, जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला, जो कंडीशंस डाले गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि अपने प्रोसेशन के अंदर लाठी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए,
तो कम से कम वो लाठी तो उनके हाथ में से निकालो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बुनियाद पर उनको वहां पर उनको लाठी हाथ में लेकर क्यों जाते हैं, और क्यों ये रूट उनके सेलेक्टेड रूट क्यों? मैं तो चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम चौक से वहां पर कोई रैली नहीं निकलना चाहिए। वहां पर क्यों निकालते हैं मुस्लिम चौक से? उनका पथ संचलन क्यों निकालते हैं? वहां पर रूट मार्च वहां से क्यों होता है? क्यों हम लोग खामोश बैठते हैं? क्यों हमारे लोग उनके ऊपर फूल डालते बैठते हैं? ऐसा क्या होगा? देशभक्ति का काम क्या है? क्या है? हमेशा उनकी एक ही आइडियोलॉजी रही है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो लोग निशाना बनाने का काम करते हैं। जात पात के नाम पर लोगों को जहर, दिमागों के अंदर जहर डालने का काम करने वाले लोगों को आप फूल डालने के लिए वहां पर ठहरते। पाबंदी होना चाहिए। पाबंदी मतलब उनके ये चीज नहीं, दूसरों को तकलीफ नहीं होना। आप जब प्रोसेशन निकाल रहे तो किसी को भी तकलीफ नहीं होना, ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं होना, लोगों को तकलीफ नहीं होना, कुछ भी हो सकता है भाई। आप अपनी रैली निकाल रहे हो तो एक घंटा हमको ठहरना पड़ा वहां पर। उसमें कोई बीमार हो सकता है, किसी को अर्जेंट जाना होता है, तो ठीक है पुलिस अरेंज करती है, डाइवर्ट करते हैं, वो करते हैं, ठीक है हम देख लेंगे। लेकिन सेलेक्टेड एरिया से क्यों निकालना? नहीं निकालना चाहिए। मैं गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूं, आने वाले साल में कम से कम वो एरिया से मुस्लिम चौक में से वो हाथ में लकड़ी लेकर वहां से रैली नहीं होना चाहिए उधर से। इस तरह से अभी प्रियंक खरगे के बयान के बाद जो ऑर्डर दिया गया कि उनकी जो रैली निकाली जा रही थी उसको कैंसिल करने के बाद वो हाईकोर्ट को रुजू हुए आरएसएस वाले, वहां पर गवर्नमेंट ऑर्डर को जो है ना स्टे दिया गया है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑर्डर में कुछ कमजोरी हुई? स्टे देखिए, और मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, ये यहाँ के हाईकोर्ट में नहीं हो, बेंगलुरु के हाईकोर्ट में शायद, ये धारवाड़ हाईकोर्ट, धारवाड़ हाईकोर्ट में हुआ है। वो ऑर्डर पे जो स्टे, वो जो ऑर्डर था ना सर्कुलर गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे लगाया गया है। जो प्रोसेशन नहीं निकाल सकते बोलकर जो सर्कुलर है उसमें क्या हो रहा है, मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इस शहर का हर शहरी, आप और मैं, हम तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ना होगा। जब तक हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे क्या क्या हुकूक हैं। और गवर्नमेंट जब तक फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ेगी उनको यह मालूम नहीं होगा कि अवाम की क्या क्या हुकूक हैं, हम उनको उनके हुकूक के साथ हम क्या इंसाफ कर सकते हैं। यहां पर आर्टिकल 13 है जो हाईकोर्ट का जो स्टे की जो बात कर रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि ये जो पाबंदी लगा रहे हैं वहां पर आर्टिकल 13 को बाईपास किया जा रहा है। आर्टिकल 13 वॉचडॉग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ऐसा कोई भी कानून आप नहीं बना सकते, कोई प्रोविजन नहीं बना सकते, कोई ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते, कोई सर्कुलर नहीं बना सकते, कोई लॉ नहीं बना सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्ररी हो सकता है। फंडामेंटल राइट के साथ टकराव जो भी अगर कानून बनते हैं तो वहां पर आर्टिकल 13 सामने आता है, प्रोटेक्शन करता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 13। तो वो स्टे, वो हवाला देकर इंटरिम स्टे टिल फर्दर डेट। क्यों? क्योंकि सरकारी वकील ने ऑब्जेक्शन फाइल करने का मोहलत मांगी, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने मोहलत दी है कि ऑब्जेक्शन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक स्टे। ये चितापुर का मामला अलग है। ये पथ संचालन जो रूट मार्च चितापुर में 2 तारीख को निकालना है उसके मामले में गुलबर्गा हाईकोर्ट बेंच में अभी वो मामला पेंडिंग है। 30 तारीख को उसकी हियरिंग है। उसके ताल्लुक से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां पर एक पीस मीटिंग करके एक रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए। यह हुक्म के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पीस मीटिंग को वहां पर बुलाया। मैं समझता हूं कि वो पीस मीटिंग पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे नहीं हुई है। वहां पर एडवोकेट्स को भी बुलाना चाहिए था। एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना, किसी भी चीज को, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा उठाना, यह मकसद नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन है, कंस्ट्रक्टिव चीजों को सामने रखें कि ऐसे प्रोसेशन निकालने से क्या क्या हो सकता है, ऐसे प्रोसेशन निकालने से प्रोसेशन क्यों निकाला जा रहा है, अगर निकालना भी है तो क्या क्या होना चाहिए। तो एक एडवोकेट को भी अगर वहां पर ऐसे मीटिंग्स के अंदर है तो अपना कानूनी एतबार से अपनी बात को वहां पर सामने रख सकता है।
कौन लोग गए वहां पर, क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुआ, क्या बोलकर, क्या डिमांड था, डिमांड कैसा कर सकते हैं आप सीधा तौर पे ये बोलना था वहां पर नहीं होना चाहिए, वहां चितापुर क्यों करना चाह रहे हैं, टोटल बंद करो बोलकर आपका डिमांड होना चाहिए था, नहीं निकालने दिया तो उन हाथ में तिरंगा होना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये सीधा सीधा स्ट्रेट मुतालेबा ये करो कि वहां पर रैली ही नहीं होना है। मैं नाराज हूं इस ताल्लुक से, इस बात से मैं नाराज हूं कि आपका कंटेंशन पूरी तरह से एक तरफ होना चाहिए, आप नहीं निकालना चाह रहे, अगर निकालना भी दे तो तिरंगा हाथ में, तिरंगा कैसा पकड़ेंगे, वो तिरंगा पकड़ते हैं वो लोग, 52 ईयर्स तक वो तिरंगा अपने ऑफिस में नहीं लगाए, 52 ईयर्स तक, अब जाके तिरंगा लगा रहे हैं, जब किसी ने इतराज नहीं किए। 52 ईयर्स हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो है वो लोगों को तिरंगा को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, वो लोगों को दूसरा वो मनुस्मृति चाहते हैं, वो लोग अपना राज चाहते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान के वजह से आज है हम आप और हम बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप सब लोग बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तिरंगा क्यों लेकर जाएंगे, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़ेंगे, हम ऐसे मुतालिबा क्यों कर सकते हैं, हमारे मुतालिबा यह होना चाहिए कि आरएसएस की रैली चितापुर में क्यों निकाली जा रही है, उसकी वजह बताओ, रीजन क्या है उसका, वजह पहले वजह बताओ, उसके बाद में इजाजत दो, यही ना प्रियंक खड़गे साहब ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद इतना हंगामा हो रहा है, नेशनल लेवल पे न्यूज ये कर रहे हैं, क्यों आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने तो कारगर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन उसकी सूरत देखना नहीं है, किसी भी कोई आरएसएस ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गलत कर रहे तो उसके खिलाफ बात होना चाहिए, क्यों नहीं करते, क्यों निकालते हैं वहां पर वो लोग तिरंगा नहीं मानते, चलो भाई अब उनका ऑब्जेक्शन ये था, 52 साल आप तिरंगा लगाए कोई एतराज नहीं करे, आप पहले चड्डी पहनते तो कोई एतराज नहीं करे, आप पैंट पहनते कोई एतराज नहीं कर रहे, हमारा एतराज यही है कि आप लकड़ी क्यों पकड़ रहे हैं, निकालो छोड़ो, आप जिस तरह से चड्डी से पैंट पे आ गए, हाथ में से लकड़ी भी निकाल दो, एक अच्छा पैगाम अगर देना भी चाह रहे हैं तो आप मोहब्बत का पैगाम दो, क्यों ऐसा अकड़ अकड़ के पेटा छोड़ के हाथ में लकड़ी लेकर निकलते हैं, देखता हूं मैं कौन है वो, कौन कौन है, कितने कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, अंदर कुछ राउडी शीटर भी रैली के अंदर फिरते हैं, देखता हूं, उनको भी देखा हूं, क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, क्या चल रहा है, क्या करना क्या चाह रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जाए, यही उनकी आइडियोलॉजी है, हिंदुओं के बेहतरी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के भला के लिए, उनके बेनिफिट के लिए क्या काम किया आज तक बताइए, उनके रोजगार के लिए क्या, रोजगार क्या एक कम्युनिटी को बेरोजगारी है, इतने सारे सोशल प्रॉब्लम क्या एक कम्युनिटी के, पूरे इस देश के 140 करोड़ के लोगों के लिए आज बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू परेशान है, हिंदू कम्युनिटी के लोग परेशान है, उनकी बेरोजगारी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए वो लोग क्या काम कर रहे हैं, तो ये लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर घुसकर लोगों का दिमाग खराब करने का काम करते हैं, क्या इनको हुकूक है वहां पर एजुकेशन, जहां पर तालीम दी जाती है, इल्म बांटा जाता है, वैसे इंस्टीट्यूशन में जाकर नौजवान बच्चों का जहन क्यों खराब करने की कोशिश करते हैं, क्या वो लोग नेशनल इंटीग्रेशन की बात क्यों नहीं करते, ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई की बात क्यों नहीं करते, ये लोग फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी है, आप ड्यूटी के भी क्यों नहीं निभाते, फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलते हैं कि इस देश के अंदर एकता, यूनिटी, इंटीग्रेशन को कायम रखना हर सिटीजन की ड्यूटी है, क्यों नहीं करते ये लोग, आज तक उनके अपने बयानात में कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई की कभी बात ये सुने हैं वहां पर, क्यों नहीं करते, क्यों ये लोग वहां पर अपने जो कन्वीनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक औरत आज तक कन्वीनर क्यों नहीं है, क्यों जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाले, जेंडर इक्वालिटी आरएसएस के संगठन के अंदर कन्वीनर वहां पर एक लेडी क्यों नहीं बनती आज तक, तो मोहन भागवत की जगह एक दलित के आदमी को वहां पर बना के देखेंगे आरएसएस संगठन के नहीं बनाते हो, लेकिन लाठी किसको दिया जाता है, लाठी यही बैकवर्ड कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी के लोगों के हाथ में लाठी देकर घुमाते हैं,
उनका माइंड वॉश करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, और कुछ आज हमारे लोग उनके हाथ में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और उनके इशारों पे वो लोग बात कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने एक बात कही कि उनकी रैलीज में कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कई रॉडी शीटर्स होते हैं, और एक चीज बात यहाँ पर आ रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी जो है ना इनके रैलीज में शामिल होते हैं, और हाल ही में प्रियंक खरगे और दीगर लीडर्स का भी कांग्रेस के बयान आता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आरएसएस की रैली में प्रोग्राम में दिखेगा तो उसे ड्यूटी से निकाला जाएगा। क्या इसको किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। हम्म नहीं है ना, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, हम्म आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं? आप कोई भी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल आपका काम नहीं है। यू बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज। और वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो संविधान को नहीं मानती, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती, जो तिरंगे को नहीं मानती, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। क्या गलत है उसके अंदर? मैं तो प्रियंक खरगे की तारीफ करने के लिए भी नहीं बैठा हूं मैं। मुझे एक चीज वो पसंद आई है कि उन्होंने सच कहा, और सच को कभी भी हम अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई आदमी सच बोल रहा है, वो किसी भी पार्टी में रहने दो, वो कोई भी रहने दो, अगर वो आदमी अगर करेक्ट बोल रहा है तो हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उनके जो बयान की तारीफ करता हूं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा में अगर प्रोटेस्ट करना चाह रहे तो उसके अंदर भी पाबंदी नहीं होना चाहिए। उनको क्यों इजाजत नहीं देते? दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले अगर प्रोटेस्ट निकालते हैं तो वहीं पर करना, उससे आगे ले जाना, इधर ही करना। ये तारीख को मत करो, बाद में करो, कल करो। कितने लोग आ रहे हैं? उतने लोग आ रहे हैं। आप इंटरनेट बाउंड करते हो, आप करे तो देखो आपके ऊपर केस होता। ये क्यों करते भाई? प्रोटेस्ट किसके लिए? हमारे घर के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मसाइल आती है, लोगों के साथ जब भी नाइंसाफी होती है, किसी के साथ नाइंसाफी हो तो रोड पे निकलना पड़ता है। ये फंडामेंटल राइट है। ये महात्मा गांधी ने हमको रास्ता बताया, वो एहतजाज की वजह से मुल्क आजाद हुआ है। तो वो रास्ते पे अगर चलकर अगर कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर निकालता नहीं, मुस्लिम चौक से आगे आप नहीं जाना, तो इतने ही लोग रहना। ये क्यों पाबंदी करते? क्यों ये कर रहे भाई? तो वो भी क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर शहर के अंदर ये चीज हो रही है। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, खास करके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को कोई एहतजाज करने से रोका जाता है। क्यों रोकते हैं आप लोग? क्यों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता है? मैं डीसी ऑफिस में जाकर वहां पर 4 लोग आकर मेमोरेंडम दो। क्यों मेमोरेंडम दो? क्यों हम रैली नहीं निकाल सकते? क्यों इतनी दहशत? हम ऐसा क्या करने वाले हैं? इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने बड़े बड़े एहतजाज हो गए, 20-25 हजार की प्रोटेस्ट की रैली हम करके दिखाई। सो गुलबर्गा 2004 में गुलबर्गा शहर के अंदर कभी किसी दिन की लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं आया। गुलबर्गा एक गंगा जमुना तहजीब, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कुछ दिनों से फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है। पुलिस डिपार्टमेंट खामोश नहीं बैठना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को एक तरफा कार्रवाई नहीं करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन के, खास करके जो रोजा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर होते हैं, जब भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करने का ऐलान करते हैं तो कई ऐलान होने के बाद उनके एहतजाज को कैंसिल किया जाता है। तो हमको ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमको प्रोटेस्ट करने की भी हमारे हक में है। ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे हैं। आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं देखता रहता हूं कि भला प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इजाजत नहीं मिलने की वजह से उसको मुलतवी किया गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चाह रही कि ये प्रोटेस्ट मत कर। ऐसे ही हो रहे, नहीं होना चाहिए। हम डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में कमिश्नरेट है। कमिश्नरेट हम लोगों ने मिले एहतजाज किया। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया साहब 2014 में जब आए थे, हमने उनके सामने मेमोरेंडम रखकर 17 सितंबर को हमने उनको डिमांड किया था कि यहाँ पर कमिश्नरेट ऑफिस को लाना होगा। हमारे जद्दोजहद कंटिन्यू, जद्दोजहद के बाद पुलिस कमिश्नरेट यहाँ पर आते। पुलिस कमिश्नरेट क्या कर रही है? क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को रोको, ये रोको, वो रोको, खाली इतना ही हो रहा है। क्राइम तो क्राइम हो रही है कंटिन्यूस, कोई रोक नहीं है। तो हमें पुलिस से भी मेरी नाराजगी है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी नाराजगी है। आपको देखना होगा, खाली 107, 504, 506 होता है तो उसको रौडी शीट डाल देते हैं। हर किसी को रौडी शीट डालने से क्राइम कंट्रोल होता है? आप पब्लिक के साथ का अपने रिलेशन का क्या काम हो रहा है? ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि
एक यहाँ पर ऐसा हो रहा है शहर के अंदर, तो नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट सबका हक है, हमारा भी हक है, आरएसएस वाले का भी हक है, हिंदुस्तान के हर सिटीजन का हक है। लेकिन मेरे को ये जो चितापुर के अंदर जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है वो उसके ऊपर मेरा एतराज है। ठीक है। और एक सवाल, जिस तरह से आपने भी देखा होगा कई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बैन किया गया है रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्या वजह है? देखिए, वो आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं उसके ताल्लुक से मैं कंफर्म नहीं हूँ। और मैं वही बात करता हूं जो मैं कंफर्मेशन मुझे होता है। अगर वो आरएसएस अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो लोग अनलॉफुल असेंबली में आते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज में आते हैं। आपका एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हजारों लोग उसके मेंबर हैं, आप उनको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप मेंबरशिप आप ले रहे हैं, मुल्क के कोने कोने से, हर कोने के अंदर आपकी शाखाएं हैं, आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो आपका भी काम होता है कि लॉ ऑफ लैंड जो कानून है, यहाँ पर सोसाइटी को रजिस्टर करना होता है या ट्रस्ट रजिस्टर करना होता है, उसके तहत ही आप जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, अनअकाउंटेबल हो जाते हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? अगर आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, आपका अकाउंट बैंक अकाउंट होगा, आपका ट्रांसैक्शन होगा, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन होगा, आपके पैसे कहां से आ रहे हैं, फंडिंग कहां से हो गए, उसके रेगुलेशन होगा, उसका कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड है, आपके पास कोई चीज का कोई दस्तावेज नहीं है, और फिर भी अगर चला रहे तो वो गैर कानूनी होगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अब तक बैन होना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप ये कंफर्म कर लीजिए कि वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आप उनके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। इनके एक्टिविटीज गुलबर्गा शहर नहीं पर कर्नाटका स्टेट में कहीं भी नहीं होना। कम से कम कर्नाटक गवर्नमेंट एकदम उठाए। अनरजिस्टर्ड है, फॉरेन फंडिंग होती है, छोटे छोटे एनजीओ के अंदर, अगर एनजीओ का फॉरेन फंडिंग के ऊपर उसके अंदर रूल्स हैं, तो फिर अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करे? क्या लगता है आपको? मुझे वही कि आप सब मिली भगत रहती है। प्रियंका खड़गे के स्टेटमेंट के बाद यहाँ के लोकल एमएलए उनकी स्टेटमेंट को, उनकी तारीफ का ऐलान क्यों नहीं किए? क्यों आलम प्रभु खामोश है? क्यों एमआई पाटिल खामोश है? क्यों बीआर पाटिल खामोश है? क्यों खलीस फातिमा खामोश है? क्यों उनका बयान क्यों नहीं आ रहा? कुछ लोग लाड, एक एमएलए लाड है और एक शायद वो सतीश झारपोली, ये दो पूरे स्टेट में क्यों उनकी तारीफ नहीं कर रहे? क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? देना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ऐसे बताया जाता है कि इसलिए मैं बोल रहा हूं ये कांग्रेस नहीं है इसके अंदर। कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ नहीं है। आरएसएस के खिलाफ मुझे जो लग रहा है सिर्फ प्रियंका खड़गे है, और खिलाफ नहीं है। वो बात कर रहे हैं सही और गलत की। आप करो, उनको रोकने के लिए नहीं था, प्रोटेस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं वो, लेकिन पब्लिक प्रीमाइसेस के अंदर नहीं। क्या बोल रहे हैं? क्या है उसमें, क्या गलत है? ठीक है बोलना। अगर आप दानिश्वर है, इंटेलेक्चुअल है, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, इतना इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब पूरे दुनिया भर के होशियार लोग वही है ना, होशियार लोग इतनी बेवकूफी का काम क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही बोल रहे हैं प्रियंका खड़गे। हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में नहीं निकाल सकते हम, लॉ है। दूसरों को भाषण तुम प्रवचन देते हैं बैठ बैठ कर, जब जो आदमी सही अगर बोल रहा है तो उसकी तस्लीम भी करना होगा, उसको होशियार बोलते हैं। वो सब छोड़ के चितापुर में हम निकालते हैं बोलते तो वो जाहिल है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल, वो जाहिल लोग हैं। बहरहाल आज 30 अक्टूबर को हेयरिंग है हाईकोर्ट में, उसका फाइनल आज कोई फैसला भी आ सकता है, उनके परमिशन मिल भी सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। तो एज ए एडवोकेट आज क्या मैसेज देंगे आखिर में हमारे व्यूअर्स का इस ताल्लुक से? देखिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर जो भी आए वो तो तस्लीम करना ही होगा। मुझे लगता है कि इजाजत मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम बाबा साहब का जो संविधान है वो संविधान को जिंदा रखने के लिए, बाबा साहब के संविधान की हिफाजत करने के लिए आप लोगों को पहले संविधान पढ़ना होगा।
खाली हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाएंगे बोलने से नहीं चलेगा। संविधान को आप पहले पढ़िए, खास तौर पे फंडामेंटल राइट्स पढ़िए। जब तक आप फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन हमारे लोग स्मार्ट नहीं बन रहे। हमारे बच्चे जो है सिर्फ रील बनाने में मसरूफ हैं, रील बना रहे हैं। तो उसके ताल्लुक से आप पढ़िए, एक एक आदमी एक एक फंडामेंटल राइट के ऊपर एक एक रील बनाकर छोड़िए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पर कोई जात धर्म के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक रील बनाओ, उसके ऊपर एक आइटम बनाओ, रील बनाओ, ऐसे इसके ऊपर बनाइए ना। क्या बना रहे हैं, पूरा लंगड़ापन कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से, खास करके नौजवानों से, आने वाली जो हमारी जो जनरेशन है, आप अपनी एक आइडियोलॉजी कायम कीजिए। आप सच के साथ रहिए। जब कोई सच अगर बोल रहा है उसको सपोर्ट करना होगा। अगर हम खामोश अगर बैठ रहे हैं तो हम भी गलत हो रहे हैं। यहाँ जहां पर गलत हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक अपना बयान भी दर्ज कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल की रील के जरिए से अपनी नाराजगी का इजहार कीजिए। ये सोशल मीडिया या गुलबर्ग हेडलाइंस की भी जरूरत नहीं है आज के दौर में। आप रील्स बना रहे हैं तो रील्स बना के उसके जरिए से, तो ये लोगों को एक दूसरे को अगर हम बोलते बैठेंगे तो लोगों में बेदारगी आ जाएगी। लोगों में बेदारगी आने के बाद अब लोगों को कानून के बारे में पता चलेगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता है, वहां पर भी लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन एक दो लोगों के पास उनकी कुछ कमी रहने की वजह से कुछ गलत चीजें भी यहाँ पर होते हैं। तो सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की भी जवाबदारी है। आप भी जरा फंडामेंटल राइट्स जरा पढ़िए, ताकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं उनको रुकावट ना करे। मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा, अदर देन आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को भी इजाजत नहीं देते, उनको भी आने वाले दिनों में इजाजत दीजिए। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे, तो इजाजत प्रोटेस्ट करना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जवाबदारी वहां पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। तो आप प्रोटेक्ट कीजिए। और गुलबर्गा की आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि ये हमारा मुल्क जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई की तरह हम तमाम लोग रहते हैं। प्यार मोहब्बत से हम रहेंगे, हम मोहब्बत का पैगाम हम फैलाने का काम करेंगे। वो लोग नफरत की लाठी लेकर फिरेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे, हम मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और रहते भी आए हैं। अगर कोई वहां पर गिरता है, रोड पे अगर गिरता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जात नहीं देखते। हमारे पास गुलबर्गा शहर में सब लोग उठाने के लिए जाते हैं, कोई पानी पिलाता रहता है, कोई एम्बुलेंस को फोन करता है, कोई उधर हॉस्पिटल को ले जाता है। तो यहाँ पर इंसानियत का मुजाहरा हर जगह पर, हर लम्हा हर पल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। 100 साल तो खत्म हो गए इनकी कोशिश करते करते, लेकिन आज भी हमारे इस देश के अंदर इत्तेहाद कायम है, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क जिंदा है। अगर हमारे मुल्क में अगर इत्तेहाद नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता, तो ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता था। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ 1% खराब लोग हैं जो फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना भी खराब करने दो, कितनी भी कोशिश करो आप फिजा खराब करने की, लेकिन हम तमाम लोग मुल्क के हिंदुस्तानी आपका मुकाबला देंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम प्यार मोहब्बत से, यूनिटी से, इत्तेहाद के साथ रहेंगे।